हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बिग इंग्लिश क्लासेस। आज एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ और ये है पीयूसी फर्स्ट ईयर का तीसरा लेसन। इस लेसन का नाम है अराउंड अ मेडिसिनल क्रीपर, जिसे पूर्णचंद्र तेजस्वी ने लिखा है। काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोग के सामने आया हूँ। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से फैमिली प्रॉब्लम्स थे, तो अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तो मैंने सोचा चलो एक जो जहाँ पर मैंने इसे रोका था वहाँ से हम शुरू करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो हर बार की तरह जैसे कि मैं आप लोग को हमेशा कहते आया हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ख़ासकर जो ये वीडियोज़ मैं हिंदी में बनाता हूँ, तो जो हिंदी स्पीकिंग पब्लिक है उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो बिना किसी देरी से चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अराउंड अ मेडिसिनल क्रीपर। आप सब लोग को तो पता होगा कि हमारे हिंदुस्तान में जो ट्रीटमेंट देने की जो तरीका होता है वो अलग-अलग होता है। जैसे कि आयुर्वेद, जड़ी-बूटी और जो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। जब भी हम बीमार हो पड़ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ किसी बीएचएमएस या एमबीबीएस या एमडी इस तरह के जो डॉक्टर्स होते हैं, जहाँ से हम लोग हमारी लैंग्वेज में उसे इंग्लिश दवाइयाँ कहते हैं, राइट? तो वो सारी दवाइयाँ हम लोग लेते हैं। और एक तरीका होता है जिसे हम लोग कहते हैं यूनानी दवा, जो ज़्यादातर सऊदी अरब में और उस तरह के जो ठीक है गल्फ़ कंट्रीज़ जो होते हैं ना, वहाँ पर ये यूनानी ट्रीटमेंट ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग की जो 3 जो मैंने आप लोग को ट्रीटमेंट के तरीके जो बताए, ये ज़्यादातर पॉपुलर होते हैं, हर जगह आपको दिखाई देंगे। इसके सिवाय और भी कोई ट्रीटमेंट का तरीका होते हैं, जैसे कि चाइनीज़ तरीके भी होते हैं, उनकी अपनी खुद की एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसे कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर और ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? आज हम लोग जो फ़ोकस करने वाले हैं वो है आयुर्वेद के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को सबको पता होगा कि हमेशा आप लोगों ने सुना भी होगा कि आयुर्वेद जो होता है वो असर दिखाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है उसे। जहाँ आप लोग देखोगे, समझो आज आप बीमार हो जाते हो या कोई और बीमार हो जाता है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो दूसरे दिन या दूसरे-तीसरे दिन वो ठीक हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद के केस में ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद में आप लोग को काफ़ी अरसे तक दवाइयाँ लेनी पड़ती है, लेकिन जब वो बीमारी निकलती है तो वो हमेशा-हमेशा के लिए दूर हो जाती है, ठीक है? अ, आयुर्वेद में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आयुर्वेद के बारे में, क्योंकि ये जो लेसन है ये आयुर्वेद पे ही बेस्ड है। आपको आगे पता चल जाएगा। थोड़ी बहुत और जानकारी आप लोग को मैं बता देता हूँ। हकीम वगैरह जो होते हैं वो भी आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे घर में भी जो चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं वो उन उनमें भी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। समझो घरेलू इलाज जो वगैरह होते हैं ना, जैसे कि तुलसी, काढ़ा वगैरह जो बनाते हो, कोरोना में तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप सब लोगों ने और मैंने भी काढ़ा इस्तेमाल किया है। लौंग, दालचीनी जो चीज़ें खाने में डालने चाहिए थे वो हम लोग पी रहे थे डाल-डाल के, है ना? कुछ ऐसे भी दादी माँ के नुस्खे होते हैं जो आप लोग कभी-कभार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज कोई वो फ़ॉलो नहीं करता। आज जब भी कोई कुछ हो जाए तो इंसान सीधे डॉक्टर के पास ही दौड़ लगाता है। तो लेसन का जो ये समरी और इंट्रोडक्शन है, चलिए आज मैं इतना ही आप लोग से कहता हूँ। जैसे-जैसे हम लोग लेसन स्टार्ट करेंगे, मैं आप लोग को और भी चीज़ें कुछ बताना शुरू करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Being English classes, your master key towards perfection. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अराउंड अ मेडिसिनल क्रीपर, ये जो लेसन है, मेडिसिनल का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ या ऐसे कोई जड़ी-बूटी या खाने की कोई चीज़ जिसमें किसी को ठीक करने की जो ताकत होती है उसको उसे कहते हैं मेडिसिनल। और क्रीपर एक बेल होती है। तो हमारे इंडिया में ऋषि-मुनि और ये परंपरा चलती आई है सालों से। मैं तो कहता हूँ कि मुझे लगता है कि ये जो आयुर्वेद है ये 3000 साल या साढ़े 3000 साल पुराना है। तब से जो लोग हैं ये
आयुर्वेद का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो हमारे आस-पास बहुत सारे ऐसे जड़ी-बूटियाँ हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि वो चीज़ किस काम में आती है या किस बीमारी में काम में आती है। अब वैसे लोग भी नहीं रहे। अम, और भी चीज़ें बहुत सारी मज़ेदार बातें आप लोग को मैं कहते रहूँगा इसमें लेसन में। अपने जो ये आयुर्वेद से रिलेटेड मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो आप लोग से मुझे शेयर करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं लेसन में बताता रहूँगा। सारी चीज़ें एक साथ मैं इंट्रोडक्शन में नहीं बता सकता। हम लेसन में आगे बढ़ते जाएँगे, तो मैं आप लोग को और भी बहुत सारी चीज़ें बताता रहूँगा। तो क्रीपर क्या होता है? एक बेल होती है। अब ये बेल कैसी होती है? ये एक ऐसी बेल होती है जिसे आप अगर उसके बाजू में कोई और एक पेड़ वगैरह उगा हो, तो वो बेल उस पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देती है। तो उसे इंग्लिश में क्रीपर कहते हैं। Pre-reading activity. Are you aware of the therapeutic value of commonly used spices like turmeric, cumin, mustard, sesame, cinnamon, cloves, garlic, ginger, pepper? जैसे कि मैंने आप लोग को इस लेसन के इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि हमारे किचन में ही इस तरह के जो मसाले वगैरह जो होते हैं, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, किसी को ठीक करने की प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि टर्मरिक ले लो, टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी एक एंटीबायोटिक है। जब भी आप किसी ज़ख्म पर हल्दी लगाते हो, आप लोगों ने देखा होगा आपके माएँ वगैरह घर पर या बहन-माएँ जो होती है, कभी-कभार सब्ज़ी वगैरह काटने वक़्त अचानक से चाकू से हाथ या उँगली कट जाती है, तो वो क्या करते हैं, हल्दी लगाती है उस जगह पर और दे जैसे ही वो हल्दी लगाते हैं, तो वहाँ का जो ज़ख्म होता है, वो ठीक हो जाता है। हल्दी और बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, जैसे कि हल्दी चेहरे पर भी लगाते हैं तो चेहरा खिल उठता है और फिर वो दूध में डालकर आप पियोगे तो आपकी थकान और जो भी दर्द वगैरह जो होता है अपने जो बॉडी में वो भी दूर हो जाता है। तो हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसी तरह से क्यूमिन, क्यूमिन यानी जो जीरा जीरा होता है ना जीरा, वो भी बहुत सारे अपने आप में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। जीरा का पानी अगर आप सुबह-सुबह पीना शुरू कर दोगे तो आपका जो शरीर का जो वज़न है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी राई, राई की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो राई का तेल जब आप ठंडी के मौसम में लगाते हो, तो उस वक़्त आपको वो आपके शरीर को गर्मी पहुँचाता है। और राई में और एक ख़ासियत ये है कि राई का तेल जब आप किसी ऐसी जगह पे लगाते हो जहाँ पर आपको कोई इंजरी वग़ैरह हुई हो या सूज गया हो कुछ, तो आप जब वहाँ पर लगाते हो तो उससे आपको काफ़ी राहत मिलती है। ये मालिश के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि इसमें आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती है। अब शीशे में यानी तिल, तो तिल में भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। तिल जब आप खाते हो, थोड़ी-सी तिल अगर आप हर रोज़ खाना शुरू कर दोगे, तो 1 ग्लास एक 1 चिमटी, सिर्फ़ 1 चिमटी तिल अगर आप खाना शुरू कर दोगे, तो 1 चिमटी जो तिल है, वो 1 ग्लास दूध के बराबर है। तो आप समझो, इमेजिन कीजिए कि तिल में कैल्शियम कितना ज़्यादा है। फिर सिनेमन, सिनेमन यानी दालचीनी। अब दालचीनी भी सच में वो कहा जाए तो ये भी एक अपने आप में एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। दालचीनी से अगर आपको सर्दी-खाँसी हो गई हो, तो आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, आयुर्वेदिक में एक चीज़ और आपको बताता हूँ। अब जैसे कि टर्मरिक है, टर्मरिक 100 बीमारी पे काम आती है। उसी तरह से क्यूमिन है, मस्टर्ड है और जितने भी आयुर्वेदिक जो दवाएँ होती है, वो सिर्फ़ एक बीमारी के लिए काम में नहीं आती। उस बीमारी ऐसे और 100 बीमारी वो एक आयुर्वेद की जो दवा होती है, वो ठीक कर सकती है। ये ख़ासियत है आयुर्वेद में। फिर क्लोव्स यानी लौंग, ये चीज़ें भी बहुत अच्छी है। लौंग जो होती है, आप तो सब लोग को पता है कि लौंग का जो तेल होता है, जब आप अपने दाँतों में लगाते हो, यानी ये एक ऐसा घरेलू नुस्ख़ा है कि जिनके भी दाँत सड़ना शुरू हो जाते हैं, तो दुखना शुरू हो जाते हैं। आखिर के समय में जब दाँत निकालने की बारी आती है, तब और जब वो दाँत पूरी तरह से खिड़ जाता है, तो अ, उन लोगों को एडवाइस किया जाता है कि एक कपास लेकर कपास में लौंग का तेल वो डालकर उस कपास को अपने दाँतों के बीच रखोगे तो एकदम चुटकी में दाँतों का दर्द चला जाएगा। फिर क्लव्स हो गया, फिर गार्लिक, गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन में लहसुन में इतने सारे आयुर्वेदिक और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है कि इसका अगर मैं
आपको बताना शुरू करूँ तो एक किताब बन जाएगी। और सचमुच एक किताब मैंने पढ़ी है, कुछ लगभग 100 या 150 पेज की किताब है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ लहसुन के बारे में बताया गया कि लहसुन में क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? फिर जिंजर यानी अदरक, अदरक में भी अपना एक एंटीबायोटिक है। अदरक का अगर आप लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करना शुरू करोगे अपने खाने में, तो इससे आपके जो फेफड़े हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि आयुर्वेदिक जो ये और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों में से कि कोई ना कोई तो अदरक का काढ़ा कोरोना के दौरान पिया होगा। फिर पेपर, पेपर यानी कि काली मिरी, काली मिरी को अगर आप शहद में डालकर पीस कर अगर चाटना शुरू करोगे तो आपकी खाँसी चली जाएगी। तो देखिए कितने सारे आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ हैं, अपने घर पर ही हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, मौजूद हैं, ठीक है? शेयर योर आइडियाज़ विथ योर क्लासमेट्स, यानी ये चीज़ें आप अपने डिस्कस कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ में ये जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी है अभी, वो आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एन अनयूजुअल मेडिसिनल क्रीपर। तो ये जो लेसन है, ये एक लेसन इस ऐसी एक अनोखी और हैरान करने वाली एक ऐसी जड़ी-बूटी है, एक बेल है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। देयर वर सो मेनी स्टोरीज़ अबाउट दिस क्रीपर, सम ट्रू, सम इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब खुद से ही अपने ख़यालों में ही बनाया गया। सच्ची घटना नहीं होती है, उसे इमेजिनरी कहा जाता है। And some totally false. To go beyond these stories and learn some facts about this plant took me almost 20 years. तो जो राइटर है वो कहता है कि मुझे ये पर्टिकुलर जो जड़ी बूटी है इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कि ये जो भी चीज़ें उसने जो सुनी है उस जड़ी बूटी के बारे में, सच हो या झूठ हो या जो भी चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स है, ठीक है? उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उसे 20 साल लगे। तो वो स्टडी कर रहा था वो पर्टिकुलर जड़ी-बूटी पर। आप लोग ना नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर, डिस्कवरी चैनल पर देखोगे कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो लगे पड़े होते हैं, पूरी ज़िंदगी अपनी खपा देते हैं वो लोग, एक पर्टिकुलर रिसर्च पर। जैसे कि मैंने बचपन में देखा था कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी होते हैं जो मैं पहले 10 बचपन में काफ़ी नेशनल जियोग्राफिक और ये जो डिस्कवरी चैनल काफ़ी देखता था। तो ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, ये सपोज़ एक पर्टिकुलर एनिमल के ऊपर रिसर्च करते रहेंगे। वो एनिमल जैसे कि शेर हो गया, शेर के बारे में पूरी ज़िंदगी वो लोग शेर में बिताते, शेर के आस-पास बिताते और शेर का जो रहन-सहन और जो भी चीज़ें हैं, उनकी साइकोलॉजी, ठीक है? तो ठीक उसी तरह से हमारे जो आस-पास के जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारी दुनिया में जो साइंटिस्ट हैं, वो कुछ ना कुछ तो रिसर्च करने में लगे पड़े। ठीक उसी तरह से एक ऐसा एक इंसान है जो एक ऐसी जड़ी-बूटी के बारे में रिसर्च कर रहा है और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी यानी लगभग 20 साल खपा दिए या लगा दिए उस मेडिसिन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए और सही जानकारी हासिल करने के लिए। टीवी पर आप लोग देखोगे, मैं अभी उस इंसान का नाम नहीं लूँगा, जिसने आप लोग को योगा सिखाया, ठीक है? वो हमेशा कहता आता है कि ये पर्टिकुलर जड़ी-बूटी खाते रहो, इसे गिलोय कहते हैं, ठीक है? ये एक बेल होती है और इसका जो पत्ता होता है वो अम एक पान की तरह दिखाई देता है। आप सब लोगों ने पान देखा होगा, खाने वाला पान, जिसमें जो दुकानदार होता है पान वाला, वो ठीक उसी तरह से वो बेल होती है। पिक्चर में आप लोग देख सकते हो। मेरे घर पे सचमुच आप लोगों को मैं बताऊँ तो मेरे घर पर भी वो जो पेड़ है, वो जो बेल है मैंने लगाई है, क्योंकि उसमें आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ है। मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह की है। रिसर्च यानी कि वैसी रिसर्च नहीं जो साइंटिस्ट करते हैं। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशंस कंपाइल किए हैं, यानी कुछ इन्फॉर्मेशंस मैंने इधर-उधर से जमा किए इस पर्टिकुलर बेल के बारे में। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बेल के बारे में बात बात कर रहा है ये जो राइटर है, वो मेरे घर के पिछवाड़े में लगी हुई है, ठीक है? घर के पिछवाड़ा मतलब घर के पीछे साइड, ठीक है? हमारे यहाँ पे घर के पीछे को पिछवाड़ा कहते हैं। पहली बार जब मैंने भी ये सुना था तो मैं भी हँस पड़ा था। A coffee seed bed has to be protected from the sun by putting up a shade over it. Once we were erecting a bamboo frame for such a shade, and we need something with which we could tie the cane pieces placed across the frame. तो कॉफ़ी सीड बेड यानी वो जो एरिया था वहाँ पर ज़्यादातर कॉफ़ी का
प्लांटेशन होता था, कॉफ़ी ये जो पेड़ है ये उगाई जाती थी वहाँ पर, कॉफ़ी की खेती की जाती थी इन शॉर्ट। अब कॉफ़ी की जो खेती होती है, वो जो पौधे होते हैं उनको ज़्यादा सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है, तो उनके लिए एक शेड तैयार किया जाता था, एक बाम्बू का फ्रेम बनाया जाता था और बैम्बू के ऊपर तरफ कुछ इस तरह से शेड वगैरह किया जाता था जिससे ज़्यादा सूरज की रोशनी वो कॉफ़ी के पौधे पर ना पड़े। तो राइटर कहता है कि राइटर के साथ-साथ और भी कुछ लोग थे जो बाम्बू को बाम्बू जोड़कर या बाँधकर वो एक फ्रेम तैयार कर रहे थे। अब वो बाम्बू को बाम्बू जोड़ने के लिए या बाँधने के लिए उन्हें रस्सी की ज़रूरत थी और वहाँ पर रस्सी ना होने की वजह से वो एक बेल का इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे घर पर भी मेरे गाँव में भी क्योंकि मेरा ये जो एरिया है जहाँ मैं रहता हूँ वो गाँव है। आप लोगों को तो पता होगा, जो मेरे वीडियो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, तो मैंने इंट्रोडक्टरी मेरे जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पहले बॉम्बे में था 27 या 28 इयर्स मैं बॉम्बे में रहा और फिर मैंने बॉम्बे छोड़कर मैं अपने गाँव वापस आ गया। तो यहाँ पर जो किसान वगैरह होते हैं ना, जब वो चारा बाँधते हैं, अगर उनके पास रस्सी मौजूद नहीं होती है, तो वो जो आस-पास जो बेल होती है, वो बेल रस्सी की तरह ही होती है एक तरह से। तो उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उससे वो घास वगैरह जो है वो बाँधते हैं। अगर कोई मेरे गाँव साइड से हो तो उनको पता होगा। तो अभी ये बाम्बू को बाम्बू जोड़कर कुछ बाँधना था, तो वो बेल की ज़रूरत थी। सो वी सेंट सन्ना टू गेट सम क्रीपर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो राइटर कहता है कि सन्ना कोई एक कैरेक्टर है उसमें। तो राइटर सन्ना को जंगल में भेज देता है कि जाओ और जाकर थोड़े बहुत बेल वगैरह लेके आओ, बाम्बू को बाम्बू बाँधने के लिए। तो जब वो वापस आता है, तो वो राइटर पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि he brought a whole bundle. Mara opened the bundle and while shifting, he suddenly looked at one of the creepers and scolded Sana. अब मारा भी एक कैरेक्टर है उसमें। एक तो कैरेक्टर अभी हम लोगों ने 3 कैरेक्टर्स के बारे में बात की है यहाँ पर। एक तो वो जो राइटर है, जो खुद ये लेसन का नरेटर हो सकता है, जो लेसन लिखा है, ठीक है? और दूसरा जो कैरेक्टर है वो है सन्ना और तीसरा कैरेक्टर अब यहाँ पर जिसका नाम यहाँ पर है वो है मारा। तो जब सना वापस जंगल से लौटता है तो कुछ बंडल यानी बहुत सारे एक पोटरी बनाकर वो लेकर आता है। तो मारा जो है वो पोटरी खोलना शुरू कर देता है। तो जब वो पोटरी खोलता है तो पोटरी के अंदर एक ऐसी बेल दिखाई देती है मारा को, जिसे देखते ही मारा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और सन्ना को चिल्लाना शुरू कर देता है। "हे व्हाई डिड यू प्लग दिस यू फूल?" तो उसे कहता है कि तो वो उसे मारा सन्ना को कहता है कि पागल कहीं के, समझ में नहीं आता क्यों ये बेल तूने तोड़ी है। When I inquired he said that it was a medicinal creeper। तो जो राइटर था वो मारा को पूछता है कि क्या बात है, क्यों सन्ना को तुम इतना चिल्ला रहे हो। तो मारा जो है वो राइटर से कहता है कि ये जो बेल है ये आयुर्वेदिक बेल है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए था। Sanna said that there was plenty of it in the forest. Mara eagerly said, "Come, show me where it is," and took Sanna into the forest. अब ये बेल की एक खासियत है जो मारा को पता है। मारा कहता है कि ये जो बेल है, ये बेल ऐसी है कि अगर आपने आज उस बेल को देखी, तो जब दूसरे दिन आप जाओगे बेल को देखने के लिए, तो वो बेल वहाँ पर नज़र नहीं आएगी। क्योंकि उस बेल को एक ऋषि मुनि का शाप लगा है कि जब कोई ऐन वक़्त पर उस बेल को हासिल करने की कोशिश करेगा तो उस वक़्त वो बेल उसे दिखाई नहीं देगी, ठीक है? तो मारा को पता था कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है और वो सना को इसीलिए वो चिल्ला रहा था कि तुम नुकसान कर रहे हो। इन शॉर्ट मारा का कहना ये था कि इस तरह के जो बेल होते हैं इसे नुकसान नहीं पहुँचाने चाहिए। तो सन्ना को जब मारा चिल्ला रहा था तो सन्ना ने कहा कि इस तरह के बेल तो वहाँ पर जंगल में बहुत सारे हैं। तो मारा कहता चलो दिखाओ फिर मुझे। क्योंकि मारा के अनुसार तो ये है कि मारा को तो वो बेल दिखाई भी नहीं देती थी, एक भी बेल दिखाई नहीं देती थी। लेकिन सन्ना कहता है कि वहाँ पे बहुत सारे बेल हैं। तो मारा कहता है चलो दिखाओ मुझे। तो वो और सन्ना दोनों जंगल में जाते हैं। आउट ऑफ शेयर क्यूरियोसिटी आई ऑल्सो वेंट विद देम। अब राइटर को भी उत्सुकता पैदा हो गई। वो भी देखना चाहता था कि ये बेल कैसी होती है और कहाँ हैं इतने सारे बेल। दैट इज़ हाउ आई गॉट टू नो अबाउट दिस मेडिसिन क्रीपर व्हेन सन्नप्पा। अब देखो ये सन्ना का फुल फॉर्म है सन्नप्पा, ठीक है।
showed the plant. Mara became very active. He caught hold of one of the tendrils and tied it to a nearby tree. जब सन्ना ने मारा को ले जाकर दिखाया कि वो देखो जगह दिखाई जहाँ पर बहुत सारे बेल है, तो मारा ने सबसे पहला काम वो किया। मारा ने वो बेल को लेकर एक बाजू में जो पेड़ था उस पेड़ से उसे बांध दिया। जो राइटर और सन्ना था वो दोनों हैरान हो गए। वो मारा को पूछते कि ये क्या किया तुमने? तुमने क्यों इसे बांध दिया पेड़ से? तो मारा फिर सन्ना और राइटर को कहता है कि जब इस बेल की ज़रूरत पड़ती है उस वक्त ये बेल दिखाई नहीं देता, लेकिन जब मैंने अभी इसे बांध दिया यहाँ पर, अगली बार जब मैं वापस से यहाँ पर आऊँगा तो मुझे ये बेल दिखाई देगी। I was surprised at that and asked Mara, why did you tie that creeper to the tree? The thief, he said, now it will be lying here. Why? Where do you think it will run to? I asked him. तो राइटर कहते हैं कि ये कहाँ भागेगा? ये तो पेड़ है, ये तो एक छोटा सा बेल है, ये थोड़ी अपने आप भागना शुरू कर देगा। तो जो मारा है, मारा कहता है कि ये जो बेल है ये एक चोर है। जैसे चोर एक जगह नहीं रहता और चुपके से भाग जाता है, उसी तरह से ये जो बेल है ये भी चोर की तरह भाग जाएगी। Oh, you don't know about this creeper. It has been cursed by a sage. यानी शराब लगा है इसे। तो मारा कहते तुम्हें इस बेल के बारे में पता नहीं ज़्यादा, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है। The curse is that when someone needs this plant, they shall not find it. So when you want it and search for it, you won't be able to find it for dear life. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एन वक्त पर ये बेल कहीं दिखाई नहीं देगी. That is why when you find it, you must immediately tie it to a nearby plant so that it will be lying there, explained Mara. This creeper has small leaves resembling beetle leaves and bears fruit in a bunch like grapes. जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद से ये वही बेल है जिसके बारे में मुझे पहले से पता है, ठीक है। मेरे घर के पास भी जो बेल जो उग रही है, जो मैं ये पिक्चर आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली मेरे घर के बाजू में ये उगी हुई है, ठीक है। मैंने उसे उगाई है और हर सुबह मैं इसका जो पानी उबाल कर पीता हूँ मैं, तो इसके जो पत्ते हैं, इसके पत्ते पान की तरह दिखाई देते हैं, बीटल लीव्स। और इसकी जो फल साल में एक बार कभी कभार इसे फल लगते हैं और इसके जो फल होते हैं ये अपना कलर बदलते हैं। जैसे जैसे मौसम आएगा ये फल के कलर भी चेंज होता है। सबसे पहले जब ये फल आता है तो ये हरा कलर का होता है। जब ये फल पकना शुरू हो जाता है तो ये लाल चेरी की तरह दिखाई देता है, ठीक है। Immediately after the rains, this plant comes up and flowers very quickly, put forth flowers and fruits and dies. ये जो पत्ते हैं, जो इसके बहुत सारे नाम हैं। इसके नाम कुछ इस तरह से गिलोय, फिर अमृतबल्ली, अमृता। आप लोग अपने आसपास देखिए अपने गांव में इधर-उधर, क्योंकि कर्नाटक में मुझे लगता है ये मुझे ऐसे पता चला है कर्नाटक में ये जो बेल है सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग अपने आसपास देखिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आप लोगों ने भी ये बेल देखी है। Immediately after the rains, this plant comes up. So जब बारिश का मौसम शुरू होता है और बारिश के मौसम में ही ये जो बेल है ये उगना शुरू कर देती है और बहुत जल्द ये फल भी देना शुरू कर देती है। It comes up again only in the next rainy season. So in between no one sees this plant. ये ये जो पौधा है क्यों नहीं लोगों को पूरा साल दिखाई देता है? इसका वजह ये है कि ये सिर्फ बारिश के मौसम में ही उगता है। बारिश के मौसम में ही ये फल वगैरह देता है और फूल वगैरह देता है और फिर अगली बारिश में ये दिखाई देता है। बिकॉज इट इज़ नॉट सीन फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, दे probably tie it to the tree nearby so that it can be easily identified or located. But Mara's stories are so bizarre that one does not know which is true and which is false. मारा ये जो कैरेक्टर है, ये जो स्टोरीज बताता है, राइटर को इस पे शक है कि पता नहीं ये जो जितनी भी कहानी वगैरह बता रहा है इसमें इसका ना हाथ है ना पैर है, यानी कि इसका कोई सबूत ही नहीं कि ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लेकिन यकीन जानो कुछ ऐसे भी आयुर्वेदिक पेड़ पौधे हैं जिसकी वजह से अगर आप उसको इस्तेमाल करोगे तो बहुत बेमिसाल असर आपको दिखाई देंगे उसके।
यहाँ पर एक स्टोरी मैं आप लोग से शेयर करता हूँ। मेरे जो दादाजी थे, वो भी आयुर्वेद में ज़्यादा उनका वो एक आयुर्वेद की दवाएँ वगैरह लोगों को देते थे। तो मुझे ये आयुर्वेद के बारे में इतनी सारी जानकारी वगैरह हासिल है। हमारे गाँव में जब हमारे घर पर जो बैल वगैरह या कोई भी जानवर हो, जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग आयुर्वेदिक इलाज करते हैं हम लोग। अब जैसे कि सपोज़ अ, ऑब्वियसली गाय-भैंसों को भी घास का प्रॉब्लम होता है। तो अब घास के लिए हम तो इनो तो नहीं पिला सकते भैंस को। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग जो हमारे घर पर जो अचार होता है ना, वो अचार का जो ग्रेवी होती है, वो ग्रेवी हम चटा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसका घास वगैरह सब निकल जाती है। तो ये एक देसी नुस्खा है, आप लोग बोल सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो फिर से एक बार। This is not confined only to people like Mara. The entire system of Indian medicine suffers from this kind of mystification. देखो राइटर कहता है कि ना ये सिर्फ मारा की बात नहीं है, ऐसे और बहुत सारे लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में जो कहानियाँ जिनकी कहानियों में ना सबूत होता है ना कुछ क्ल्यू होती है। सिर्फ वो कहते हैं, हम लोग सुनते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि वो जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। हिमालय जो हमारे इंडिया में है, हिमालय पहाड़, आपको मुझे लगता है 60 टू 70% जो आयुर्वेदिक पेड़-पौधे हैं, वो आपको हिमालय के पहाड़ पर मिलेंगे। In all my wanderings in forest with Masti, Baira, Apanna, Mara and others, I gleaned many things. तो राइटर जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो ज़्यादातर उसकी जो ज़िंदगी गुज़री है, वो पेड़-पौधे और जंगलों में ही गुज़री है। तो वो कहता है कि जो लोगों के नाम उसने लिए हैं, जैसे कि मस्ती, बायरा, अपन्ना और मारा, इस तरह के जो लोग हैं, उनके साथ में इसकी ज़िंदगी गुज़री है। ये सारे के सारे जो ये लोग हैं, वो लोकल लोग हैं वहाँ कर और वही जो लोग हैं, वो राइटर को ये कहानी वगैरह सुनाते हैं। तो राइटर पे डिपेंड है कि उनकी कहानी सच है या झूठ है, वो राइटर को समझ में आना चाहिए। आई ग्लीन्ड मैनी थिंग्स माने मुझे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखी अपनी आँखों से। Among them were few things. I learnt about some of these plants and herbs. Now the forests are disappearing and people who know about these things are also leaving us one by one. जैसे मैंने आपको बताया था कि पुराने ज़माने के जो लोग थे जो जानकार थे आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में उनको काफ़ी जानकारी थी। अभी डॉक्टर्स वगैरह आने की वजह से और हॉस्पिटल वगैरह आने की वजह से वैसे जो वो लोग अब क्योंकि वो लोग अब नहीं रहे और वो लोगों ने अपना जो नॉलेज है वो आने वाली जो जनरेशन थी उनको उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया क्योंकि ये जो जनरेशन है, आने वाली जो जनरेशन है या अभी की जो जनरेशन है, इनको आयुर्वेद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए जो हमारा नॉलेज है, वो नॉलेज लुप्त होता जा रहा है। जितनी जानकारी मेरे फ़ादर को है और मेरे दादाजी को थी, उतनी उसकी 1% भी जानकारी मुझे नहीं है आयुर्वेद के बारे में। कहा जाता है कि एक ऐसा भी पौधा था कि वो रातों-रात ज़ख्म को ठीक करता था। ये कहानी मैंने सुनी है मारा की तरह ही कि एक इंसान था उसने मुझे ये कहानी बताई। उसने बताया कि वो कहीं जा रहा था और रास्ते में उसे एक ज़ख्म लग गया, या ज़ख्म हो गया या गिर गया, कुछ हुआ उसको। तो वहाँ पर ज़ख्म हो गया। तो वहाँ का जो लोकलाइट जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उसके ज़ख्म पर एक पत्ता रखकर उसे बैंडेज बाँध दी। अगले दिन जब वो बैंडेज निकालता है, तो वो पत्ता जब वो उसे उठाकर देखता है तो वहाँ पर ऐसा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। फिर वो वापस से दौड़ता है वहाँ पर देखने के लिए, वो सेम जगह पर जाकर देखने के लिए कि वो पत्ता कौन-सा था, लेकिन फिर वो पत्ता उसे मिलता नहीं है। ये सेम कहानी मैं ये लेसन के साथ में रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कर्नाटक से हूँ और ये जो स्टोरी है ये भी कहीं न कहीं कर्नाटक की ही है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि कर्नाटक में ये पौधे आपको ज़्यादा मिलेंगे। One must realize that if one disappears, the others becomes useless. I am very keen to share the information I have with someone. ये जो राइटर है वो कहता है कि ना मैं ऐसा हूँ क्योंकि पुराने ज़माने के जो लोग थे वो अपना नॉलेज शेयर करते थे लोगों के साथ में।
अब जो बाप था वो अपने बेटे को सारा नॉलेज देगा, फिर वो बेटा जो है वो अपने पिताजी के नॉलेज को आगे बढ़ाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तो राइटर कहता है कि मैं उसका ज़िम्मेदारी लेता हूँ, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और जितनी भी नॉलेज मैंने हासिल की है, मैं आगे वाले जनरेशन को उसे पहुँचाऊँगा। Someone should be aware of these things, but whenever I try to discuss the unique properties of these plants and herbs with my doctor friends, they become annoyed, call me an ignoramus, and even squabble with me. राइटर कहता है कि जब मैं ये इस तरह की नॉलेज में अपने दोस्तों को और ऐसे दोस्त जो डॉक्टर होते हैं, ताकि उनको भी राइटर का कहना ऐसा था कि अगर मैं कुछ नॉलेज मेरे डॉक्टर्स फ्रेंड्स को मैं दूंगा तो शायद कुछ वो पेशेंट का भला होगा। लेकिन डॉक्टर को वो जो डॉक्टर थे, जो दोस्त थे, उनको राइटर के नॉलेज में और राइटर के बातों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। ठीक है? और वो राइटर को बुरा-भला कहते थे और पागल करार करते थे और ये सारी चीज़ें। तो मैं ये पार्ट 1 इस लेसन का यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो आप लोग ये लेसन को आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे प्रेरणा मिलती है, ताकि मैं इस तरह के नए-नए जो वीडियोज़ हैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। और बने रहिए बीइंग इंग्लिश क्लासेस साथ में। थैंक यू वेरी मच।